जी आज हमारा चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 3 है और आज हमने कैपेसिटर वाले सर्किट में से अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवा के चेक करना है कि इस सर्किट का एसी के लिए क्या रिस्पांस है। उससे पहले हम ऐसा करते हैं, दो सर्किट्स इमेजिन करते हैं जिसमें आप एक कैपेसिटर देख रहे हैं, एक बैटरी देख रहे हैं, एक बल्ब है और एक नीचे स्विच लगा हुआ है और साथ ही नीचे भी ऐसा ही सर्किट है, सिर्फ हमने बैटरी की जगह एसी जनरेटर यानी एसी सोर्स अटैच कर दिया। अब देखिए, अगर मैं ऊपर वाले सर्किट में स्विच को ऑन करूं तो देखें इन द वेरी बिगिनिंग थोड़ी देर के लिए बल्ब के अंदर रोशनी आई और उसके बाद ये ऑफ हो गया। असल में हुआ क्या है कि बैटरी से जैसे ही करंट फ्लो किया कैपेसिटर चार्ज हो गया और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए, इसके दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम है, अब करंट फ्लो तो नहीं कर सकता, करंट स्टॉप हो गया और बल्ब भी ऑफ हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। लेकिन आप गौर करें, नीचे वाला जो सर्किट है इसमें जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा बल्ब रोशन हो गया और यह मुसलसल ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब यह हुआ कि इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो मुसलसल हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक नहीं करता। तो ये बड़े दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक के शुरू से ही आपको याद होने चाहिए। यानी कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी बट कैपेसिटर अलोज द पैसेज ऑफ एसी थ्रू द सर्किट। अब इसकी रीजन क्या है, कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को क्यों फ्लो करने देता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो टॉपिक है हमारा एसी थ्रू कैपेसिटर और उसमें मैं आपको मैकेनिज्म बताने लगा हूं, द मैकेनिज्म हाउ अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर सर्किट। तो फर्स्ट कर लें, हम अब अल्टरनेटिंग करंट का एक ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था, जिसमें एक तरफ फर्स्ट कर लें टाइम एक्सिस है और एक तरफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, साइन वेव बनेगी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी। इसमें एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है, यानी एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल है और साथ आपको नीचे टाइम की वैल्यूज भी नजर आ रही हैं, 0, उसके बाद t/2, t/4, उसके बाद t/2, फिर 3t/4 और फिर पूरा टाइम पीरियड। साथ ही साथ नीचे आपको सर्किट भी नजर आ रहा है। ऐसा करते हैं, हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है ना, जो सोर्स से हमें मिल रहा है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, इसके 4 क्वार्टर बना लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में देखें अल्टरनेटिंग वोल्टेज 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव मैक्सिमम से 0 की तरफ आ रहा है, थर्ड क्वार्टर में 0 से नेगेटिव मैक्सिमम और फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव मैक्सिमम से दोबारा 0 की तरफ जा रहा है। अब साथ ही साथ आपने इस ग्राफ को देखना है और साथ ही साथ हमने इस सर्किट को देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टर की। फर्स्ट क्वार्टर में क्या हो रहा है, देखें अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है उसकी एक साइड फर्ज कर लें पॉजिटिव हो गई, फर्ज कर लें ऊपर वाली साइड पॉजिटिव हो गई और नीचे वाली साइड नेगेटिव हो गई। अब देखें जैसे ही करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह फ्लो करेगा आपके लिहाज से क्लॉकवाइज। और साथ ही साथ कैपेसिटर को गौर से देखें, ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गए, यानी कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। और जैसे जैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम तक जाता जाएगा कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा और जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मैक्सिमम से नीचे की तरफ आने लगेगी, यानी अब मैं सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा हूं। आप ऐसा करें, फर्स्ट क्वार्टर वाले सर्किट को अलग से मैं शो कर देता हूं। अब हम सेकंड क्वार्टर वाले सर्किट को इसी सर्किट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर तक जो कुछ हुआ वो आपको साइड पे नजर आ रहा है। सेकंड क्वार्टर जैसे ही स्टार्ट हुआ, अब गौर करें कैपेसिटर तो फुल चार्ज हो चुका है, ऊपर वाली प्लेट पे फुल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और नीचे वाली प्लेट पे मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज आ चुका है। जैसे ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव से 0 की तरफ जा रही है तो हम कह सकते हैं कि उस एसी जनरेटर की पोलैरिटी तो वही है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा,
कैपेसिटर डोमिनेंट हो जाएगा। कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस वक्त ज्यादा है, कैपेसिटर के पास एनर्जी ज्यादा है। तो अब क्या होगा, अब करंट फ्लो तो करेगा लेकिन कैपेसिटर की वजह से, यस, यानी अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और वो इस तरह से डिस्चार्ज होगा क्योंकि ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, कैपेसिटर इस तरफ करंट को फ्लो करवाएगा और पहले करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी और अब एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो ये तो है सेकंड क्वार्टर की स्टोरी। अब देखें, जैसे ही सेकंड क्वार्टर में अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गई है तो कैपेसिटर भी फुल डिस्चार्ज हो चुका है। अब बारी है थर्ड क्वार्टर की, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल की। ये जो सेकंड क्वार्टर की स्टोरी है, ये भी सर्किट आपको छोटा सा साइड पे नजर आ रहा है। दोबारा इसी सर्किट में हम थर्ड क्वार्टर की भी स्टोरी देखते हैं। अब देखें, जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होने लगेगा तो गौर करें, ये जो एसी जनरेटर है इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। यानी अगर पहले पॉजिटिव ऊपर था, अब पॉजिटिव नीचे आ गया और नेगेटिव ऊपर हो गया। अगेन कैपेसिटर तो फुल डिस्चार्ज हो चुका है। जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू 0 से नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जा रही है, वैसे वैसे करंट फ्लो करता जा रहा है। और करंट कैसे फ्लो करेगा, इस तरह, अगेन एंटी क्लॉकवाइज। और अब दोबारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज 0 हो चुका था। अब कैपेसिटर दोबारा चार्ज हो रहा है, लेकिन अब नीचे वाली प्लेट पर पॉजिटिव है और ऊपर वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है। अगेन चार्जिंग बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और जैसे ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम तक पहुंचेगा, कैपेसिटर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम चार्ज गेन कर लेगा। थर्ड क्वार्टर खत्म हो गया। अब फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट होने लगा है। अब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है उसकी पोलैरिटी तो वही रहेगी, लेकिन जैसे ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम से 0 की तरफ जा रही है तो उस एसी जनरेटर की स्ट्रेंथ में भी कमी आ रही है। लेकिन कैपेसिटर तो फुल चार्ज हो चुका था। कैपेसिटर अगेन डोमिनेंट है, अगेन करंट फ्लो करेगा लेकिन कैपेसिटर की वजह से। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगेन कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग इस तरह होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप गौर करें, करंट सर्किट के अंदर मुसलसल फ्लो कर रहा था। सबसे फर्स्ट क्वार्टर में कैपेसिटर एक डायरेक्शन में चार्ज हुआ, एक पोलैरिटी के साथ। सेकंड क्वार्टर में कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ। थर्ड क्वार्टर में कैपेसिटर ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ चार्ज हुआ और फोर्थ क्वार्टर में दोबारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। इसका मतलब है अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एक पूरे साइकिल के लिए कैपेसिटर 2 दफा चार्ज हुआ और 2 दफा डिस्चार्ज हुआ। लेकिन सर्किट के अंदर करंट का फ्लो रुका नहीं है, इसीलिए तो वो बल्ब रोशन था, मुसलसल उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था। तो ये है कैपेसिटर का अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के लिए रिस्पॉन्स। यानी कैपेसिटर कभी भी अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक नहीं करेगा। अब हम इस मैकेनिज्म से एक स्टेप आगे चलते हैं और डेरिवेशन करते हैं थोड़ी सी। अब बात करते हैं डेरिवेशन में। सबसे पहले हमने जो वोल्टेज सप्लाई की थी उसकी इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। और आप जानते हैं थीटा की जगह हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा चैप्टर 12 में हमने कैपेसिटर के लिए एक इक्वेशन पढ़ी थी, Q इज इक्वल टू CV। उस V की वैल्यू यहां पुट कर दें, C इंटू V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। अब अगर आप पीक वोल्टेज को कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो मैक्सिमम चार्ज आएगा जो कैपेसिटर में ज्यादा से ज्यादा स्टोर हुआ था। आपको पता है ना, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ था तो कैपेसिटर के पास उस वक्त मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो चुका था, उसी को हम Q नॉट कहेंगे। यानी आपके पास चार्ज की जो इक्वेशन है वो आ गई, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। अब गौर करें, जैसी वोल्टेज की इक्वेशन है वैसी ही चार्ज की इक्वेशन है। यानी जिस तरीके से वोल्टेज में वेरिएशन आ रही है, एग्जैक्टली वैसे ही कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर स्टोर होने वाले चार्ज में वेरिएशन आ रही है। मैं कह सकता हूं कि वोल्टेज और चार्ज इन फेज हैं क्योंकि इनके दरमियान फेज का डिफरेंस 0 है। गौर करें, इन दोनों के फॉर्मूलों में भी आपको नजर आ रहा है।
दोनों के पास साइन फंक्शन है और दोनों में साइन के साथ एंगल एक जैसा है, यानी दोनों का फेज एंगल सेम है. सो फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड चार्ज विच इज बीइंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज 0. अब ऐसा करते हैं, हम चार्ज का और वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं और ये ग्राफ बिल्कुल वैसा ही बनेगा. देखें, वोल्टेज का ग्राफ भी आप देख रहे हैं, साइनोसॉइडल कर्व, और सेम ऐसी ही कर्व चार्ज की भी है. चार्ज की कर्व की पीक वैल्यू आपको थोड़ी सी कम लग रही है और वोल्टेज की पीक वैल्यू ज्यादा लग रही है, लेकिन गौर करें, ये दोनों ग्राफ इकट्ठा 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इकट्ठा पॉजिटिव मैक्सिमम पे जा रहे हैं, अगेन एक ही वक्त में 0 पे आए हैं, अगेन एक ही वक्त में नेगेटिव मैक्सिमम पे जा रहे हैं और अगेन एक ही वक्त में 0 पे आए हैं. अगेन इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान फेज का डिफरेंस 0 है. हमारा मेन एम है वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन बनाना, लेकिन यहां फिलहाल हमारे पास वोल्टेज और चार्ज के दरमियान रिलेशन आ रहा है, लेकिन करंट की एक बड़ी ही बेसिक इक्वेशन हमने चैप्टर 13 में पढ़ी हुई है. करंट की बेसिक डेफिनेशन, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. अब गौर करें, ये जो आपको चार्ज वाला ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम. वाई एक्सिस पे क्या है? अगर मैं चार्ज वाले ग्राफ की बात करूं तो इसके वाई एक्सिस पे चार्ज है, क्यू. स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है. सो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स. ये स्लोप का फॉर्मूला हमने बहुत बचपन से पढ़ा हुआ है. चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट. अब आप गौर करें, चार्ज और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है, जिसे मैं क्यू टी ग्राफ भी कह सकता हूं, इसमें वाई एक्सिस पे क्यू है और एक्स एक्सिस पे टी है. इसका मतलब है स्लोप, जिसको हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स कहते हैं, क्यूटी ग्राफ की स्लोप क्या बन जाएगी? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. और डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, अभी अभी मैंने क्या लिखा, ये किसका फॉर्मूला है? ये तो करंट का फॉर्मूला है. यानी हम कह सकते हैं कि इस क्यूटी ग्राफ की स्लोप हमें करंट की वैल्यू देगी. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का जो आपने याद रखना है. स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ गिव्स अस करंट. जैसी क्यूटी ग्राफ की स्लोप होगी वैसा ही करंट होगा. अब देखें, ये जो क्यूटी ग्राफ है ये तो कर्व लाइन है, साइनोसॉइडल कर्व है, मतलब सीधी लाइन नहीं है. इसका मतलब है इसकी स्लोप मुसलसल चेंज हो रही है. जब कर्व लाइन होती है ना, तो स्लोप फाइंड करने का एक मेथड है, जिस पॉइंट पे हमें स्लोप का आइडिया लेना है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें. ऐसा करते हैं, क्यूटी ग्राफ जो आप देख रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कोई ना कोई लेबल कर लेते हैं. जैसे 0 पे हम इस पॉइंट को O का नाम दे देते हैं. पॉजिटिव मैक्सिमम पे चार्ज जब है, इस पॉइंट को A का नाम दे देते हैं, और इसी तरह B, C, D. और क्यूटी ग्राफ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है इन सारे पॉइंट्स पे, O, A, B, C, D. एक और बात याद रखें, टेंजेंट अगर असेंडिंग है यानी इस तरह है तो स्लोप पॉजिटिव होगी. टेंजेंट अगर डिसेंडिंग है तो स्लोप नेगेटिव होगी. टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0 होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी होती है उसकी स्लोप 0 होती है. और याद रखें, जितना ग्राफ वर्टिकल होता जाएगा, यानी टेंजेंट जितना एक्स एक्सिस से दूर होता जाएगा, उतनी स्लोप ज्यादा होती जाएगी. अब जरा गौर से देखना आपने. अब क्यूटी ग्राफ पे मैं ये जो टेंजेंट है ना, इसको पहले पॉइंट O पे बना रहा हूं. देखें, पॉइंट O पे ये टेंजेंट इस तरह से है, असेंडिंग, और ये मैक्सिमम इंक्लाइंड है. इससे ज्यादा एक्स एक्सिस से दूर ये कहीं भी नहीं गया, यानी एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन, इसका जो एंगल है वो इससे ज्यादा कहीं भी नहीं है.
दो और पॉइंट्स हैं जहां है, लेकिन गौर करें इससे ज्यादा नहीं है। देखें टेंजेंट ओ पे भी आप देख रहे हैं, फिर एक टेंजेंट चलते चलते पॉइंट ए पे हॉरिजॉन्टल है, पॉइंट बी पर डिसेंडिंग है, लेकिन अगेन यहां पर भी इसकी इंक्लिनेशन यानी एक्स एक्सिस से जो एंगल के लिहाज से डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। और फिर चलते चलते पॉइंट सी पर अगेन ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और फिर चलते चलते पॉइंट डी पर अगेन क्या हो गया, पॉइंट डी पे अगेन ये मैक्सिमम स्लोप दे रहा है, इस तरह से असेंडिंग। अगेन देखें ओ से स्टार्ट करें, ओ पे टेंजेंट किस तरह से है, मैक्सिमम असेंडिंग, फिर ए की बारी है हॉरिजॉन्टल, फिर बी की बारी है मैक्सिमम डिसेंडिंग, और फिर सी की बारी है हॉरिजॉन्टल, और फिर डी की बारी है मैक्सिमम असेंडिंग। जहां जहां ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है वहां स्लोप क्या होगी, जीरो। ए और सी पे स्लोप जीरो है। जहां जहां मैक्सिमम असेंडिंग है वहां स्लोप मैक्सिमम पॉजिटिव होगी। वो कौन से दो पॉइंट्स हैं, वो है ओ और डी। और जहां मैक्सिमम डिसेंडिंग है वहां स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम होगी। वो कौन सा पॉइंट है, ये सेंटर वाला पॉइंट बी। तो ये 5 जो पॉइंट्स है ना, इनको हमने समराइज कर लेना है। O and D slope is maximum positive, A and C slope is 0, and at B slope is maximum negative. अब इन पॉइंट्स के ऊपर करंट के लिए पॉइंट्स लगाते जाएं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा जैसी इस ग्राफ की स्लोप होगी वैसी ही करंट की वैल्यू होगी। इसका मतलब है पॉइंट O पर स्लोप मैक्सिमम पॉजिटिव थी, तो यहां जो पॉइंट है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, करंट वाला पॉइंट। पॉइंट डी पर भी मैक्सिमम पॉजिटिव थी, यहां भी मैक्सिमम पॉजिटिव करंट वाला पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट ए और सी पे स्लोप जीरो थी, तो यहां करंट सीधा एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे, ए के सामने और सी के सामने। और पॉइंट बी पर स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम थी, इसका मतलब है इसके बिल्कुल नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पे आप इसके बिल्कुल नीचे पॉइंट लगा देंगे, दैट शोज नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब देखें अल्टरनेटिंग करंट, उसका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव मैक्सिमम से, पॉजिटिव मैक्सिमम से स्टार्ट होके देखें अगेन कहां आके खत्म हो रहा है, पॉजिटिव मैक्सिमम पे। अब करना हमने ये है, हमने वोल्टेज और करंट के ग्राफ को कंपेयर करना है। अब गौर करें, जहां वोल्टेज का फेज एंगल, ऐसा करते हैं वोल्टेज का फेज एंगल एक्स एक्सिस से ऊपर बना लेते हैं, जैसे आपको याद है मैंने फेज लीड और फेज लैग में आपको समझाया था। और करंट का जो फेज एंगल है ना वो एक्स एक्सिस से नीचे बना लेते हैं। देखिए जहां वोल्टेज का पॉइंट ओ पर वोल्टेज का फेज एंगल 0 है, यहां करंट का फेज एंगल क्या है, π/2 रेडियंस यानी 90 डिग्री। उसके बाद जहां वोल्टेज का फेज एंगल π/2 है, वहां करंट का फेज एंगल पाई है, और जहां वोल्टेज का फेज एंगल पाई है वहां करंट का 3π/2 है, यानी अगेन π/2 ज्यादा। अगेन जहां वोल्टेज का फेज एंगल 3π/2 है, वहां करंट का फेज एंगल 2π आपको नजर आ रहा है, यानी 360 डिग्री। इसी तरह जहां वोल्टेज का फेज एंगल 2π हो गया है यानी 360, वहां गौर करें करंट का फेज एंगल 2π में मजीद π/2 ऐड कर दें, यानी 5π/2। 360 में मजीद 90 डिग्री ऐड कर दें। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर लें, वहां करंट का जो फेज एंगल है वो वोल्टेज के फेज एंगल से 90 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अल्टरनेटिंग करंट इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज से π/2 रेडियन यानी 90 डिग्री लीड कर रहा है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फेज लीड के बारे में समझाया था। तो यह बात याद रखें, अगर अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर को सप्लाई किया जाए तो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करने वाला करंट
कैपेसिटर के अक्रॉस अपीयर होने वाली वोल्टेज से 90 डिग्री यानी π/2 रेडियंस आगे निकल जाता है यानी लीड करता है। इसी चीज को मैं फेजर वेक्टर की मदद से भी शो कर सकता हूं। अगर मैं इन ग्राफ्स के स्टार्ट पॉइंट को देखूं, वोल्टेज का फेज क्या था 0, तो वोल्टेज का जो फेजर वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। और करंट का फेज क्या था 90, तो करंट का जो फेजर वेक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम के 90 डिग्री वर्टिकल साइड पे नजर आएगा। और इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ कितनी होगी वो हम जानते हैं। अगर मैं वोल्टेज के फेजर वेक्टर की बात करूं तो वो VRMS, और करंट के फेजर वेक्टर की बात करूं तो वो IRMS। अब गौर करें, इन दोनों फेजर वेक्टर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो इन दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यानी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का यहां पर फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। और लीड कौन कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। तो अब तक हमने अल्टरनेटिंग करंट का कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करने का मैकेनिज्म देख लिया। उसके बाद हमने अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस को स्टडी कर लिया ग्राफ की मदद से। अब हमने एक और काम डिस्कस करना है, एक और बात, और वो ये है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था एसी सर्किट्स वाले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि डीसी सर्किट्स को अगर देखा जाए तो वहां डीसी यानी डायरेक्ट करंट की वैल्यू को कम ज्यादा करने के लिए सिर्फ रेजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है, यानी डायरेक्ट करंट को ऑपोजिशन सिर्फ रेजिस्टर देता है। लेकिन ये जो कैपेसिटर है ना, जो अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करने देता है, लेकिन ये अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करने के दौरान अपोज भी करता है। यानी अगर मैं कैपेसिटर को कंट्रोल करूं, कैपेसिटर की वैल्यू को कम ज्यादा करूं, तो मैं अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को भी कम ज्यादा कर सकता हूं। कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को जितना अपोज करता है, इस ऑपोजिशन को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको कैपिटल X के नीचे छोटे से C लिखकर जाहिर करते हैं, XC। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक तो ओहम लॉ को यूज करके देखें, यहां पर जो हमने वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू सप्लाई की थी वो VRMS थी, और जो रिजल्टेंट करंट फ्लो कर रहा था उसकी आरएमएस वैल्यू IRMS है। तो अगर मैं ओहम लॉ को लिखूं तो हम डीसी सर्किट्स में लिखते थे R इज इक्वल टू V/I, लेकिन यहां पर R यानी ऑपोजिशन की जगह XC आ जाएगा, V की जगह VRMS और I की जगह IRMS। तो एक इक्वेशन तो ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, ये भी आपको याद होनी चाहिए। इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला है, उसका प्रूफ तो हमने आज नहीं करना, लेकिन वो फॉर्मूला आपके लिए याद रखना बड़ा जरूरी है। XC इज इक्वल टू 1/ωc। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। ओमेगा की जगह अगर मैं 2πf लिखूं तो आपके पास आ जाएगा 1/2πfc। अब देखें, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इस फॉर्मूला के मुताबिक फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के साथ इनवर्सली डिपेंड कर रही है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं ना, तो इसका मतलब यह है कि गिवन टाइम में ज्यादा साइकिल आ रहे हैं। अब गौर करें, पहले फर्ज कर लें ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसका साइकिल आप देख रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तो ये देखें एक उसी टाइम में ज्यादा साइकिल आपको नजर आ रहे हैं। अगर हम इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी, यानी कैपेसिटर थोड़ा अपोज करना शुरू कर देगा, और रिजल्टेंटली करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। क्योंकि ऑपोजिशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली करंट बढ़ेगा। इसी तरह अगर मैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कम कर दूंगा तो फिर भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी, और कैपेसिटेंस को अगर मैं ज्यादा कर दूंगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होने का क्या मतलब है? रिजल्टेंट करंट बढ़ गया। इन शॉर्ट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एज वेल एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यह था कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। अब हम एक और छोटी सी बात डिस्कस करेंगे, पावर डिसिपेशन थ्रू कैपेसिटर इन एसी सर्किट्स। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाया था ना, वो मैं दोबारा आपके सामने ले आता हूं।
अगेन हमने क्या करना है, हमने इस ग्राफ के 4 इक्वल क्वार्टर्स करने हैं, 4 इक्वल क्वार्टर्स। इस ग्राफ में करंट पॉजिटिव पीक से स्टार्ट कर रहा है और वोल्टेज 0 से स्टार्ट कर रहा है। अब गौर करें, फर्स्ट क्वार्टर में वोल्टेज और करंट दोनों एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव है। सेकेंड क्वार्टर में देखें, करंट तो नीचे जा चुका है लेकिन वोल्टेज अभी भी पॉजिटिव है, यानी सेकेंड क्वार्टर में वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव है और करंट की वैल्यू नेगेटिव है। इसी तरह थर्ड क्वार्टर आप देख रहे हैं, थर्ड क्वार्टर में तो दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है, यानी थर्ड क्वार्टर में दोनों की वैल्यूज नेगेटिव है। और फोर्थ क्वार्टर में आप गौर करें, करंट का ग्राफ ऊपर चला गया है लेकिन वोल्टेज का ग्राफ तो अभी नीचे ही है। सो फोर्थ क्वार्टर में वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव और करंट की वैल्यू पॉजिटिव है। अब पावर डिसिपेशन का जनरल फॉर्मूला जो डीसी सर्किट्स में हमने पढ़ा था वो है पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। सिंपल सी बात है, अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो पावर डिसिपेशन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर वुड बी पॉजिटिव। इसी तरह सेकंड क्वार्टर में देखें, एक पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वार्टर में दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब है नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आंसर पॉजिटिव आएगा। और फोर्थ क्वार्टर में दोबारा दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, अगेन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है पावर डिसिपेशन फर्स्ट क्वार्टर के दौरान पॉजिटिव है, सेकंड क्वार्टर के दौरान नेगेटिव है, थर्ड क्वार्टर के दौरान अगेन पॉजिटिव है और फोर्थ क्वार्टर के दौरान फिर नेगेटिव है। मतलब यह हुआ कि फर्स्ट क्वार्टर के दौरान चार्ज कैपेसिटर के अंदर आ रहा था, यानी कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही थी, यानी एनर्जी यानी पावर उस सोर्स से कैपेसिटर को मिल रही थी। और सेकेंड क्वार्टर के दौरान क्या हो रहा था, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, यानी कैपेसिटर जो पावर ले चुका था उसने सारी की सारी वापस कर दी। सो पावर डिसिपेशन इज नेगेटिव। थर्ड क्वार्टर में अगेन पावर डिसिपेशन पॉजिटिव थी, मतलब यह है कि दोबारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा था उल्टी डायरेक्शन में, यानी दोबारा पावर मिल रही थी कैपेसिटर को सोर्स की मदद से। और फोर्थ क्वार्टर में दोबारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, यानी दोबारा कैपेसिटर ने कहा भाई ये सारी पावर आप वापस ले लो, सोर्स को वापस कर दी। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ एसी थ्रू कैपेसिटर ओवरऑल पावर डिसिपेशन फॉर द होल इनपुट साइकिल इज 0। सो ये बात भी याद रखनी है कि कैपेसिटर के केस में अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो है उसकी पावर डिसिपेशन थ्रू कैपेसिटर कितनी होती है, 0।